नमस्कार दोस्तों। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का टाइटल है खुद से मुलाकात। रात गहरा रही थी। चांद अपनी हल्की चांदनी से पहाड़ी रास्तों को चूम रहा था। दूर किसी घने पेड़ पर बैठा पपीहा धीमी आवाज में गुनगुना रहा था। ऐसे ही एक बेहद शांत पहाड़ी गांव जिसका नाम घनश्यामपुर। में जन्मा था एक सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का, आरव। आरव बचपन से ही ज्यादा बोलता नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। न दौलत, न शोहरत, बस कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे। उसका घर मिट्टी ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। माँ अक्सर देर रात तक हाथों से दिए बनाती और पिता जंगल से लकड़ियां लाकर पास के शहर में बेचते। गरीबी जरूर थी, मगर घर में प्यार की कोई कमी नहीं। रात को सोते समय माँ हमेशा कहानियां सुनाती थी, जीवन की, संघर्षों की, उम्मीदों की। माँ कहती, बेटे, जब थक जाओ तो रुकना, और जब रुक जाओ तो खुद से पूछना, मैं क्यों चल रहा हूँ। इन शब्दों ने धीरे धीरे आरव की सोच को आकार देना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, मगर आंखों में दुनिया भर का ज्ञान। वो अक्सर नदी किनारे बैठा रहता और दूर पहाड़ों को देखता। आरव रोज चोरी छिपे उनके पास जाता और उनकी बातें सुनता। साधु ने उससे पूछा, तू क्या बनना चाहता है। आरव कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। साधु बोले, यदि तू कुछ बड़ा पाना चाहता है तो सबसे पहले भीतर उतरना सीख। अपने मन की आवाज सुन, दुनिया की नहीं। उस रात आरव देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर तारों को देखते देखते उसे पहली बार ऐसा लगा कि जिंदगी शायद सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। कहीं और भी एक रास्ता है जहां वो खुद को खोज सकता है। सुबह जब सूरज उग रहा था और गांव के लोग खेतों की ओर निकल रहे थे, आरव ने अपने माँ पिता के पैर छुए, सर झुकाया और बस इतना कहा, आशीर्वाद दीजिए, मैं खुद को तलाशने जा रहा हूँ। कंधे पर एक पुरानी गठरी, जेब में सिर्फ 50 रुपए और मन में अनगिनत सवाल लेकर वो शहर की ओर निकल पड़ा। पहले पहले कदम डरावने थे। कभी कभी लगता था, क्या मैं पागल हूँ तो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा हूँ। मगर हर बार माँ की आवाज दिल में गूंजती, डर लगना अच्छा है, डर बताता है कि तुम जिंदा हो। शहर में उसने कभी रेल स्टेशन पर बोरियां उठाई तो कभी ढाबे में बर्तन मांजे। रात को जब थककर जमीन पर सोता तो सपनों में वही साधु आते और कहते, थकना मत, ये तो बस एक शुरुआत है। धीरे धीरे उसे पढ़ने लिखने का शौक लगने लगा। वह रोज अखबार की फटी पुरानी कॉपियां उठाकर पढ़ने की कोशिश करता। किसी ने कहा, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है, तो किसी ने हंसकर कहा, गांव का गवार पढ़ लिख कर क्या करेगा। पर आरव ने ठान लिया था, ये यात्रा रुकने वाली नहीं। एक दिन स्टेशन के बाहर कबाड़ वाले में उसे एक फटी पुरानी किताब मिली, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। उसने उसे सहेज कर पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पंक्ति लिखी थी, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। उस रात उसने निर्णय लिया कि वो खूब पढ़ेगा, समझेगा और एक दिन इतना सक्षम बनेगा कि खुद जैसे हजारों बच्चों की मदद कर सके। शहर के कोनों में बसी उस चाय की दुकान पर काम करते करते आरव ने न जाने कितने चेहरे देखे। कोई खुश, कोई उदास, कोई चुप, कोई अकेला। वो सबका चेहरा पढ़ने लगा था, पर एक चेहरा ऐसा था जो उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। वो चेहरा था दीपक का। दीपक कोई आम लड़का नहीं था। वो खुद अनाथ था और पास के एनजीओ में रहकर पढ़ाई करता था। वो रोज सुबह अखबार बेचता और रात में मंदिर के बाहर बूढ़े लोगों को खाना बांटता। एक दिन जब आरव ने भूख से बेहोश होते होते खुद को जमीन पर गिरता देखा, दीपक ने ही उसे सहारा दिया। उसने आरव को पानी दिया, बिस्किट दिए और बोला, गिरा है, अच्छा है, अब उठने की बारी है। वो मुस्कुराया। आरव को पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। धीरे धीरे दीपक और आरव दोस्त बन गए।
हर शाम दोनों स्टेशन के पास बैठकर एक दूसरे से अपने सपनों की बातें करते। दीपक बोला, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कूल खोलूं जहाँ कोई बच्चा भूख और गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो। आरव मुस्कुराया और उसने कहा, और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद एक दिन ऐसा शिक्षक बनूं जो अपने जैसे भटके हुए बच्चों को रास्ता दिखा सके। उन दोनों की दोस्ती अब एक संयुक्त उद्देश्य बन चुकी थी। अब आरव की चाय की दुकान में दिन भर काम करता और रात को दीपक के साथ पढ़ाई करता। दीपक के पास कुछ पुरानी किताबें थीं, गणित, विज्ञान और इतिहास की। आरव उन किताबों को ऐसे पढ़ता जैसे भूख से तड़पता कोई बच्चा खाना खा रहा। धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होती गई। हर बार जब वो उसे कुछ नया समझ आता, उसकी आंखों में चमक आ जाती, जैसे मन के किसी अंधे कोने में एक और दीपक जल उठा। मगर किस्मत भी परीक्षा लेती है। एक रात दीपक को बुखार आया, फिर खांसी, फिर बदन में सूजन। डॉक्टर ने बताया ये टाइफाइड है और दीपक की हालत गंभीर है और इसके लिए इलाज में बहुत सारे पैसे लगेंगे। आरव ने अपनी 3 महीने की कमाई दे दी, मगर वो बहुत कम थी। उसने स्टेशन पर गिटार बजाने वाले लड़के से उधार मांगा, ढाबे वाले से मदद मांगी, हर जगह से उसे बस ना ही मिली। दीपक की हालत बिगड़ती गई। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और बिजली आसमान को चीर रही थी, दीपक ने आरव का हाथ पकड़ा और बुदबुदाया, भाई, अगर मैं ना रहूं तो मेरा सपना तुझे पूरा करना है। वादा कर मुझसे कि तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगा। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने दीपक की उंगलियों को कसकर पकड़ा और कहा, तेरा सपना अब मेरा भी है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मगर अगली सुबह सूरज तो निकला, पर दीपक नहीं उठा। दीपक के जाने के बाद आरव कई दिनों तक कुछ नहीं बोला। वो उसी जगह बैठता जहां दीपक अखबार बांटता था। लेकिन एक शाम जब वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था, उसे दीपक की लिखी एक पंक्ति मिली। दीपक ने लिखा था, जब तुम थक जाओ तो सोचो, क्या मैं हार मान लेता। उसने पन्ना चूमा, आंखें बंद की और उसी रात स्टेशन के पास की दीवार पर लिख दिया, दीपक स्कूल, हर बच्चे के सपने की शुरुआत। अब आरव की जिंदगी का मकसद साफ था। वो छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर चुका था, चाय की दुकान पर, स्टेशन के कोनों में और मंदिर के बाहर। कोई किताब लाता, कोई पेंसिल, और धीरे धीरे बच्चे जुटने लगे। कुछ एनजीओ वालों ने देखा और मदद देने का प्रस्ताव रखा। 4 सालों में आरव ने जो कमाया, उसने उसी से एक छोटा कमरा किराए पे लिया और उस पर लिखा गया, दीपक पब्लिक स्कूल, जहाँ सपनों की नींव रखी जाती है। पहला छात्र था राजू, जो बचपन से ही कबाड़ बिनता था। आरव ने उसे पढ़ाया, सिखाया और जब वो 10वीं में पास हुआ तो पूरी बस्ती ने तालियां बजाई। आरव उस रात छत पर बैठा आसमान की ओर देखा और कहा, दीपक, देख रहा है ना, हम कर रहे हैं वो जो तूने सपना देखा था। अब आरव हर सुबह उसी चाय की दुकान के पास खड़ा होता है जहां उसने कभी खुद काम किया था, पर अब वो वहां चाय पीने आता है और जो बच्चे वहां काम करते हैं उन्हें पढ़ने के लिए बुलाता है। उसकी जिंदगी में अब शांति है, उद्देश्य है और एक नमी सी मुस्कान। अब आरव 28 साल का हो चुका था। चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में आज भी वो चमक वैसी ही थी जैसे बचपन में माँ की कहानियां सुनते वक्त होती थी। स्कूल अब धीरे धीरे फैल रहा था। 10 से ज्यादा वॉलेंटियर बच्चे पढ़ा रहे थे। कुछ बच्चे कॉलेज जा चुके थे, कुछ नौकरी में और कुछ अब खुद भी छोटे छोटे शिक्षक बन गए थे। पर एक शाम जब सब कुछ शांत था और जिंदगी अपनी लय में थी, आरव को अचानक एक सवाल ने घेर लिया, क्या अब मैं वही बन गया हूँ जो मैं खोजने निकला था। वो सवाल छोटा था पर बहुत भारी था। उस रात वो स्कूल की छत पर लेटा रहा और सितारों को ताकता रहा। सुबह उसने अपने साथियों से कहा, स्कूल तुम्हारे हाथों में है, मुझे अब एक और यात्रा पर जाना है, अपने भीतर की यात्रा। कंधे पर एक झोला, जेब में कुछ सूखे फल और मन में सैकड़ों प्रश्न लेकर वो चल पड़ा हिमालय की ओर। वहां ना इंटरनेट था, न शोर, न भीड़,
सिर्फ पहाड़, हवा, नदियां और चुप्पी। वो रोज चलता और खुद से सवाल करता, आरव, तू क्या है? क्या तू नाम है? क्या तू एक काम है, पहचान है, या बस एक बहती हुई चेतना है? इन सवालों ने उसे भीतर तक हिला दिया। एक दिन एक गुफा के पास एक वृद्ध साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तू बाहर से बहुत कुछ बना, अब भीतर से शून्य बन। आरव चौंका। साधु बोले, शून्य होना डरावना नहीं, ये उस दीपक की लौ है जो जलता है पर कभी घमंड नहीं करता। आरव अब हर दिन गुफा में ध्यान करता, न बोलता, न सुनता, बस महसूस करता। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी हुई, विचार मंद हुए और मन सुन होने लगा। अब जब वो रात को सोता तो सपनों में दीपक दिखता, माँ की आवाज सुनाई देती और वो साधु भी जो बचपन में गांव आया था। एक रात उसने सपना देखा, एक पहाड़ के ऊपर दीपक खड़ा है और कह रहा है, अब तुझे लौटना है, दुनिया को वो देना है जो तूने भीतर पाया है। सुबह आरव की आंखें नम थी पर मन शांत था। 8 महीने के ध्यान और एकांत साधना के बाद आरव लौट आया, पर अब उसकी चाल में अलग सादगी थी। वो कम बोलता था और ज्यादा सुनता था। हर बच्चे की आंखों में अब वो अपने बचपन को खोज देखता। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, वो बच्चों को सुनना सिखाता था, देखना सिखाता था, खुद को समझना भी सिखाता था। आरव ने अब हर गांव में आत्म संवाद केंद्र खोलना शुरू किया, जहां बच्चे केवल पढ़ते नहीं थे बल्कि ध्यान करते थे, डायरी लिखते थे, रात को सितारों को देखते हुए मन के सवालों पर चर्चा करते थे। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, आजकल के बच्चे ध्यान करेंगे, इन्हें तो मोबाइल चाहिए। पर 1 साल में सैकड़ों बच्चों ने नींद की गोलियां छोड़ दी, डिप्रेशन से उबरे और खुद से दोस्ती कर ली। आरव अब नाम बन चुका था, मगर वो नाम नहीं चाहता था। उसने हर जगह सिर्फ एक संदेश छोड़ा, अगर तुम बाहर की दुनिया से थक गए हो तो एक बार भीतर उतर कर देखो, वहां एक आरव बैठा है जो कभी हारा नहीं। हिमालय से लौटने के कुछ महीनों के बाद एक दिन आरव को एक पत्र मिला। पत्र किसी बड़ी संस्था का था, यूनाइटेड यूथ फाउंडेशन, जो देश दुनिया के युवाओं को प्रेरित करने वाले लोगों को आमंत्रित करती थी। पत्र में लिखा था, हम चाहते हैं कि आप हमारे सम्मेलन में आकर 5,000 युवाओं के सामने अपनी यात्रा और अनुभूति साझा करें। आरव ने चिट्ठी को धीरे से मोड़ा, आंखें बंद की और कुछ देर शांत रहा। फिर वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, शायद अब समय आ गया है जब मैं भीतर की आँच को बाहर बांटूं। आरव पहली बार हवाई जहाज में बैठा। घबराहट थी, मगर भीतर कहीं एक नन्हा सा बच्चा खुश था, जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। खिड़की से नीचे देखते छोटे छोटे घर, खेत, नदियां उसे याद दिला रहे थे, कभी तू वहां मिट्टी में खेलता था आरव, और आज तू बादलों के बीच उड़ रहा है। सम्मेलन में दुनिया भर के युवा बैठे थे, सूट बूट में चमकती दुनिया से आए हुए। ऐसे में आरव अपनी साधारण सफेद कुर्ता पैजामा में मंच पर पहुंचा। कुर्सी पे बैठे लोग उसके पहनावे को देखकर सोच रहे थे, ये साधारण आदमी क्या बोलेगा। लेकिन जैसे ही आरव ने बोला, सभागार में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज धीमी थी मगर गहरी थी। वो चीखा नहीं, उसने कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां सपनों के पीछे दीवारें खड़ी होती थी, पर मैंने सीखा कि अगर सपना सच्चा हो तो इंसान उन दीवारों पर दरवाजा बना सकता है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, तालियां बजी और वो 5 मिनट अब तक के सबसे अच्छे भाषणों में गिने जाने लगे। अब देश भर में आरव मॉडल ऑफ एजुकेशन की चर्चा हो रही थी। सरकार ने उसे सलाहकार बना दिया, इंटरव्यू हुए, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल हुए। लेकिन एक रात भीड़ के शोर और तारीफों के बीच वो फिर से अपनी छत पर बैठा और अपने आप से वही सवाल पूछा, क्या अब मैं पूरी तरह शांत हूँ या फिर ये सब मुझे खुद से दूर कर रहा है। आरव ने सब कुछ एक सहकर्मी को सौंपा और फिर चल पड़ा, इस बार वापस अपने जन्म स्थान घनश्यामपुर की ओर, जहाँ बचपन की मिट्टी थी,
माँ की यादें थी और वो पहाड़ी रास्ते जहाँ उसने सपने देखे थे। वहां गांव की गलियों में एक बुजुर्ग औरत से मिली। आंखें धुंधली थी पर दिन साफ। वो बोली, बेटा, तू आरव है ना? मैं तेरी माँ की सहेली हूँ। वो तुझे बहुत याद करती थी। आरव की आंखें नम हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और बोला, क्या माँ ने मुझे आखिरी बार याद किया था? वो बोली, हर रात जब तक वो सोती वो तुझे पुकारती थी। वो कहती, मेरा बेटा दुनिया को राह दिखा रहा है, मुझे उस पर गर्व है। उस रात आरव माँ की कच्ची दीवार के पास बैठकर देर तक रोया, जैसे बरसों से दबे आंसू अब आजाद हो गए। आरव अब गांव में ही कुछ समय रहना चाहता था। वहां के बच्चों के पास न मोबाइल था, न लैपटॉप, पर सपने जिंदा थे। उसने वहीं एक छोटा जीवन केंद्र शुरू किया, जहां बच्चे रोज शाम को बैठते, कहानियां सुनते, ध्यान करते और अपने भीतर झांकने की कोशिश करते। आरव अब ना ही बड़ा मंच चाहता था, ना तालियां। बस वो चाहता कि कोई और दीपक पैदा हो, कोई और आरव अपनी राह तलाशे। एक शाम जब वो अपने जीवन केंद्र में बच्चों को ध्यान सिखा रहा था, तभी एक बच्चा बोला, गुरुजी, आप इतना कुछ सिखाते हैं, पर आपको कैसे पता चला कि आपको यही करना है? आरव मुस्कुराया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्योंकि जब मैंने सब कुछ खो दिया था, तब मैंने खुद को पाया था। और जब मैंने खुद को पाया, तब मैं किसी को खो नहीं सका। आरव अब हर रात बच्चों को ध्यान करना सिखाता। वो धीमी आवाज में कहानियां सुनाता है। बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते और आरव चुपचाप आसमान को देखता और बुदबुदाता, शायद यही था मेरा घर, मेरी मंजिल, मेरी यात्रा का उत्तर। घनश्यामपुर अब बदल रहा था। पहले जहां खेतों में केवल अनाज बोया जाता था, अब वहां सपने भी उगने लगे थे। आरव के जीवन केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सबसे सुंदर बात यह थी, बच्चे अब अंदर से शांत और बाहर से जिज्ञासु होते जा रहे थे। आरव ने अब सिखाना बंद कर दिया था। वो अब केवल बैठता था, बच्चों के सवाल सुनता था और फिर बिना जवाब दिए मुस्कुराकर चुप हो जाता था। बच्चे समझने लगे थे कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। एक दिन आरव ने घोषणा की, अब मैं कुछ समय तक मौन रहूंगा, जब तक भीतर का स्वर पूर्ण स्पष्ट ना हो जाए। और फिर वो चुप हो गया। ना बोलता था, ना लिखता था, बस सुनता था। पत्तों की सरसराहट, नदी का बहाव और बच्चों की खिलखिलाहट। उसकी मौन उपस्थिति ने पूरे गांव को बदल दिया। लोग कहते, जब आरव पास होता है तो जैसे हवा भी धीरे बहती है। धीरे धीरे बाहर की दुनिया को फिर पता चला कि आरव मौन साधना में है। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई मन की उलझन लेकर, कोई जीवन का उद्देश्य जानने, कोई सिर्फ बैठकर उसकी मौन उपस्थिति को महसूस करने। आरव सब कुछ चुपचाप सुनता, फिर धीरे से मुस्कुराता और अग्नि की तरफ इशारा करता और कहता, उत्तर वहां है जहां तुमने कभी झांकना ही बंद कर दिया था। वो है अपने भीतर। एक दिन एक नन्हा बच्चा उसके पास आया, 6 साल का, नाम था दीपक। वो बोला, गुरुजी, मैं भी बड़ा होकर आरव बनना चाहता हूँ। आरव की आंखें नम हो गई। वो जमीन पर बैठा, बच्चे को अपनी गोद में लिया और पहली बार कई महीनों बाद धीरे से बोला, बेटा, आरव बनने की जरूरत नहीं, अपने अंदर के दीपक को पहचान, वही सबसे बड़ा आरव है। अब आरव 60 साल का हो चुका था। शरीर थोड़ा झुक गया था, बाल सफेद हो चले थे, पर चेहरे पर वही बालक जैसी शांति थी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। हवा बह रही थी, पक्षी धीरे धीरे गा रहे थे और सूरज अस्त हो रहा था। उसी शाम आरव ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, मुझे अब कुछ पाना नहीं, ना कुछ कहना है। मैं बहने लगा हूँ उस स्रोत की ओर जहां ना नाम है, न रूप, बस शांति है। उस रात वो बच्चों को कहानी सुनाते हुए सो गया। धीरे धीरे सांसें बंद होने लगी। चेहरे पर एक मुस्कान थी
और अगली सुबह जब बच्चे जागे तो आरव एक मुस्कुराहट के साथ चुप पड़ा था। आरव अब नहीं रहा। पर गांव में किसी ने भी का शोक नहीं मनाया, क्योंकि सब जानते थे आरव मरा नहीं। वो अब हर बच्चे की मुस्कान में है, हर सांझ की शांति में है और हर मौन ध्यान में बस गया है। लोग अब बच्चों को कहते, जब भी खो जाओ तो आंखें बंद कर लो, आरव वहीं मिलेगा, तुम्हारे मन के भीतर, चुपचाप मुस्कुराते हुए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की कहानियां आप डेली सुन सकें।